हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग की। और लॉजिकल रीजनिंग में जो सबसे ज़्यादा जो टॉपिक है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो है फैलेसीज़ का। तो आज हम ए टू जेड जो लेटेस्ट पैटर्न है हमारे, उन पे फैलेसीज़ से बने क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और वो पैटर्न बेसिकली देखने वाले हैं जिन पे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि इस बार जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। पढ़ाई आपने कर ली होगी, लेकिन हाँ, पढ़ाई के साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस का पैटर्न देखना, ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना जो यूजीसी बनाता है, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन्हें देख लेते हैं। तो गाइस, जैसा आपको पता है, फ्री में भी मैंने काफ़ी ज़्यादा कंटेंट आप सबको प्रोवाइड कराया हुआ है। पेपर वन के बेसिक्स अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना करके अपने चैनल पर डाली है, ज़रूर से इसको एक्सेस करें। अगर आपके बेसिक्स कमज़ोर है यूजीसी नेट पेपर वन में, इसके अलावा आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो मेन पेज जो है उसी पे मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी एक्सप्लेनेशन के साथ कराए हैं वो लगा दिए हैं। इस बार के भी हैं, पिछले बार के भी हैं। तो अगर आप ये भी लाइन से देख लेते हैं एग्जाम से पहले, तो काफ़ी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा स्क्रीन पे भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो दिन में 2 बार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड टेस्ट सीरीज ऑनलाइन मिलती है। टेलीग्राम चैनल उसके लिए ज़रूर से ज्वाइन कर लें, और अगर टेलीग्राम नहीं है तो व्हाट्सएप ज़रूर से ज्वाइन कर लें। इसके अलावा हमारी जो प्ले स्टोर पे ऐप है, उस पर पेड सर्विसेज, पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो फुल कोर्स अवेलेबल है जो कि टू द पॉइंट तरीके से है। लेक्चर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक्स रिलेटेड उसी पेज पे आपको मिल जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस करना चाहते हैं, डीआई अलग, मैथ्स अलग, रिसर्च एप्टीट्यूड अलग, तो वो भी सर्विस आपको यहाँ पे मिलती है, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है, फैलेसीज से क्वेश्चन है लॉजिकल रीजनिंग में। और आइए समझते हैं क्या लिखा है और फैलेसी क्या होगी। यहाँ पे लिखा है, नो वन हैज एवर बिन एबल टू प्रूव दैट ग्लेशियर्स इन द आर्कटिक रीजन आर मेल्टिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। कह रहा है, आज तक कोई भी ये प्रूव नहीं कर पाया है कि जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हैं। इसलिए ग्लेशियर्स इन द आर्कटिक रीजन मस्ट बी मेल्टिंग ऑन देयर ओन। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो आर्कटिक रीजन में ग्लेशियर्स हैं वो अपने आप ही पिघल रहे होंगे, है ना। तो कौन सी फैलेसी है यहाँ पे, देखो ध्यान देना। यहां लिखा है देयरफॉर। देयरफॉर से पहले होता है प्रीमाइस, बाद में होता है कंक्लूजन। जब भी प्रीमाइस में जो बात है वो किसी को पता नहीं है ना, कि हमें नहीं पता ये क्यों हो रहा है, और फिर भी कंक्लूजन में कोई बात, कोई आंसर निकाल दिया जाए, कोई कंक्लूजन निकाल दिया जाए, तो वहां पे जो फैलेसी होती है उसको हम कहते हैं अपील टू इग्नोरेंस। हमें अज्ञान है, हमें पता नहीं है, हम इग्नोरेंट है, लेकिन वो इग्नोरेंस जो है उससे ही हम कंक्लूजन निकाल दे रहे हैं। वी डोंट नो कि क्या पिघला रहा है ग्लेशियर्स को, इसलिए हमने यही कंक्लूजन निकाल दिया कि अपने आप ही पिघल रहा होगा, है ना। तो डेली लाइफ में भी हम ऐसी बातें जनरली करते हैं कि हमें नहीं पता कि संसार कैसे काम करता है, इसलिए संसार को ईश्वर ने ही बनाया होगा, है ना। तो मैं ईश्वर या उन सब पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारा जो बोलने का तरीका होता है, अगर आप डेली लाइफ में ध्यान दो, तो हम कुछ ऐसी बातें बोलते हैं कि हमें नहीं पता है, इसलिए यही बात होगी, है ना। कि भाई रात के अंधेरे में जो है बहुत डरावना सा लगता है, इसलिए भैया वहां भूत होते होंगे। तो ऐसे हम लोग डेली लाइफ में बोल जाते हैं। ये सारे के सारे जो आर्ग्यूमेंट है फैलेसी से भरे हैं। और इसको हम कहते हैं अपील टू इग्नोरेंस। जिस बात का हमें पता नहीं है, जब हम उसी के बारे में निष्कर्ष निकाल दें, वो निष्कर्ष पॉजिटिव भी हो सकता है, निष्कर्ष नेगेटिव भी हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं अपील टू इग्नोरेंस। जब भी हमें कोई बात नहीं पता होती, तो आइडियली हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते, पॉजिटिव पे भी नहीं, नेगेटिव पे भी नहीं। लेकिन जब भी ऐसा हो जाए, तो आई होप आपको समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर 4 अपील टू इग्नोरेंस यहाँ पे सही जवाब होगा। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, थोड़ा ट्रिकी है, 2025 में आया है, फैलेसी का क्वेश्चन है। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रोफेसर एक्स हैज आर्ग्यूड इन फेवर ऑफ एकेडमिक टेन्योर। प्रोफेसर एक्स कोई है और उन्होंने एकेडमिक टेन्योर यानी कि जो एकेडमिक रिलेटेड ड्यूरेशन है उसके फेवर में उन्होंने कोई बात कही है। बट वाई शुड वी लिसन टू प्रोफेसर एक्स, बट हमें क्यों प्रोफेसर एक्स को सुनना चाहिए आखिर। एज अ टेन्यूर्ड प्रोफेसर, वो खुद ही जो है एक टेन्यूर्ड प्रोफेसर है, यानी कि उनका कार्यकाल जो है अभी चल रहा है। ऑफ कोर्स ही सपोर्ट्स टेन्यूर इज रिलेटेड टू द फैलेसी ऑफ, कह रहे हैं ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोफेसर एक्स जो है वो एकेडमिक टेन्यूर के फेवर में कोई बात कहते हैं,
लेकिन शायद हमें प्रोफेसर एक्स की बात नहीं सुननी चाहिए, वो खुद ही टेन्योर वाले प्रोफेसर हैं, तो वो तो उसके फेवर में बात करेंगे ही करेंगे, है ना। तो ये जो फैलेसी है ये है एड होमिनेम फैलेसी, ठीक है। तो हमने इसे एड होमिनेम करके पढ़ा है, बट यहाँ पे इसका नाम बदल दिया गया और यहाँ पे इसको कर दिया गया अटैकिंग द मोटिव, ठीक है। तो ये फैलेसी वो है जब हम किसी के आर्गुमेंट को डिसमिस करते हैं वो जो बात कह रहा है उसको समझ के नहीं, वो पर्सन क्या है उसके बेसिस पे, ठीक है। जैसे हमारे घर में भी होता है ना कि हम कोई बड़ी महान बात करते हैं और हमें कोई टोक दे के अरे तुम तो चुप रहो, सुबह 10 बजे सो के उठते हो और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। यहाँ पे फैलेसी क्यों है? क्योंकि जो हम बात कह रहे हैं उसे सुना जाना चाहिए, ना कि मेरे किसी कैरेक्टरिस्टिक्स को, या मैं कोई बुरी चीज करता हूं उसको, उसके वजह से मेरे कोई बड़ी बहुत अच्छी बात को खारिज नहीं करना चाहिए, है ना। ये आई होप आप समझ गए। तो पॉलिटिक्स में ये सब बहुत ज्यादा होता है कि कोई नेता है अगर वो कोई पते की बात कह रहा है तो उसकी पर्सनालिटी को ही बिगाड़ दो, उसे कुछ भी कॉमेडियन बना दो या उसे कुछ भी बोल दो कि भाई ये तो अपराधी है तो इसकी बात क्यों सुनी जाए। बात को देखो कि वो बात क्या है ना। तो यहाँ पे भी सेम फैलेसी है, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है कि ये प्रोफेसर एक्स जो है ये खुद तो टेन्योर्ड प्रोफेसर है और बात कर रहे हैं कि फेवर में बात कर रहे हैं एकेडमिक टेन्योर के। अरे भाई एकेडमिक टेन्योर सही है नहीं है, फेवर में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उस पर बात करो ना। वो खुद क्या है उस पर क्यों बात कर रहे हो? वो अगर खुद टेन्योर प्रोफेसर है तो मतलब ये जो एकेडमिक टेन्योर है वो बेकार हो जाएगा, इसका कोई लेना देना नहीं। आई होप आप समझ गए। तो यहाँ पे इसलिए अटैकिंग द मोटिव या एड होमिनेम फैलेसी हो जाएगी, यानी सेकंड ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, फैलेसी का क्वेश्चन है। फैलेसी के सारे क्वेश्चन ही इंटरेस्टिंग होते हैं। दिसंबर 2023 से क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या लिखा है। To solve our transportation problems, we have to put more money into production of bicycles. The CEO of ABCD Company Limited says so. Which of the following fallacy is committed in the above argument? क्या कह रहा है कि भाई एक सीईओ हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, सबके बहुत बड़े आइडियल हैं एबीसीडी कंपनी के, और वो क्या कह रहे हैं, अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो भैया सबको इन्वेस्ट करना पड़ेगा किसमें? साइकिल में, बाईसाइकिल में। क्यों ऐसा? ये बात सही है क्योंकि ये सीईओ जो है एबीसीडी कंपनी के ये ऐसा कहते हैं, तो ये बात सही होगी क्योंकि ये कह रहे हैं। तो आपको यहाँ बताना है कि कौन सी फैलेसी जो है इसके अंदर कमिटेड है ना। तो जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा, बहुत आसान सवाल है। यहाँ पे फैलेसी है अपील टू अथॉरिटी या अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी। कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ऊंचे मकाम पे होता है, हम लोग उनको ऐसे देखते हैं, उनकी बातों को ऐसे सुनते हैं जैसे दुनिया की हर एक बात वो सही करते होंगे। कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर है और वो ज्ञान दे रहा है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, हमें लगता है अरे इतना बड़ा आदमी है, सही कह रहा होगा। तो यहाँ पे एक इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी है। एक बिजनेसमैन ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम की रिकमेंडेशन दे रहा है, तो इसको आप कहेंगे अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी। वो व्यक्ति भले ही बहुत बड़ा सीईओ है या बिजनेसमैन है, लेकिन उसके बहुत बड़े इस फील्ड में हो जाने से ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि भाई वो ट्रांसपोर्टेशन की भी सलाह सही दे रहा होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी सही आंसर है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, जनवरी 2025 का फैलेसी से क्वेश्चन है। बिकॉज एवरी पार्ट ऑफ अ सर्टेन मशीन इज लाइट इन वेट। कह रहा है क्योंकि मशीन का जो पार्ट्स हैं सारे वो सारे लाइट वेट हैं, हल्के हैं। Hence the machine as a whole is also light in weight। और इसीलिए जो पूरी मशीन है वो भी हल्की होगी, क्योंकि पार्ट्स हल्के हैं तो उनसे बनी हुई जो पूरी मशीन है वो भी हल्की होगी। तो कौन सी फैलेसी इसमें है? ठीक है, तो जब भी कोई फैलेसी पार्ट टू होल जाती है, यदि कोई चीज पार्ट में है तो संपूर्ण में वो चीज होगी, यदि पार्ट में कोई विशेषता है तो संपूर्ण में विशेषता होगी, तो वो फैलेसी कहलाती है फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन, है ना। अगर टायर रबर के बने हैं तो पूरी कार भी रबर की बनी होगी। क्या कर रहे हैं? गलत ही है कंक्लूजन, लेकिन कहां मूव कर रहा है? पार्ट टू होल मूव कर रहा है। तो ऐसी फैलेसी को हम लोग बोलते हैं फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। आंसर 1 सही है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये हमारा जो फैलेसीज हैं लॉजिकल रीजनिंग की उसके अंदर से आया है। तो इस क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसमें कौन सी फैलेसी जो है वो लग रही है। तो पढ़ते हैं इसको।
यहाँ पे लिखा है द मोर लॉज हैव बीन एडेड ऑन द बुक्स इन द पास्ट 5 years देन एवर बिफोर, येट द नंबर ऑफ क्राइम्स कमिटेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड। कह रहा है पिछले 5 सालों में जितने ज्यादा अपराधों को रोकने के लिए कानून डाले गए हैं, उतने ही रेट से जो अपराध हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। मतलब पिछले 5 सालों में कानून बढ़ते चले जा रहे हैं अपराधों को रोकने के लिए, और उसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि अपराध भी बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसीलिए निष्कर्ष निकाला जा रहा है इन प्रेमाइसेस से, देयरफॉर टू ब्रिंग द क्राइम्स रेट डाउन वी मस्ट एलिमिनेट लॉस। और इसीलिए अगर हमें अपराधों को कम करते जाना है, अगर हम चाहते हैं कि अपराध कम होते चले जाएं, तो हमें लॉस को और अपराधों को रोकने के जो कानून हैं उन्हें भी कम करते चले जाना चाहिए, है ना। फिर से समझ लो क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है कि पिछले 5 सालों में हम कानून जो है स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं, अपराधों के लिए कानून बनाते चले जा रहे हैं, और उसी के साथ जो है अपराध और बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका मतलब अगर अपराधों को कम करना है तो हमें उन बनाए हुए कानूनों को भी हटा देना पड़ेगा और उन्हें भी कम करते जाना पड़ेगा, है ना। तो कौन सी फैलेसी जो है इसके अंदर कमिट हो रही है, ध्यान से समझो। एक छोटा सा आपको मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो कि मैं यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहा था और मेरा क्लियर नहीं हो रहा था। एक बार क्या हुआ कि एग्जाम देने से पहले, ठीक है, एग्जाम देने से पहले मैंने गलती से मिर्ची खा ली बहुत ज़्यादा, और उसके बाद जब मैं एग्जाम देने गया तो मेरा नेट क्लियर हो गया। उससे मुझे ऐसा लगने लगा कि अगर किसी भी एग्जाम से पहले मिर्ची खा लो तो क्या होता है, नेट क्लियर हो जाता है। तो मैं इसी डिज़ाइन पे एक आर्गूमेंट बना सकता हूँ कि जब जब मैंने बिना मिर्ची खाए एग्जाम दिया तो मेरा नेट का पेपर नहीं निकला, एग्जाम नहीं क्लियर हुआ। लेकिन जैसे ही एक दिन मैंने मिर्ची खाई और मिर्ची खा करके जब मैं एग्जाम देने गया तो मेरा एग्जाम निकल गया। आप समझ पा रहे हो, सेम वैसी ही फैलेसी इस आर्गुमेंट में है। मेरी बातें सुन के आपको समझ में आ रहा होगा भाई ये तो सही नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कभी कभी बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि इसके अंदर फैलेसी क्या है। फैलेसी है भाई, क्या फैलेसी है, जो कारण परिणाम का संबंध है वो गलत है, कॉज और इफेक्ट का जो संबंध है गलत है। जिस तरीके से मिर्ची कारण नहीं है मेरे नेट के पेपर निकल जाने का, उसी तरीके से जो बढ़ते हुए लॉज हैं वो एसोसिएटेड नहीं है, वो सही कारण नहीं है बढ़ते हुए क्राइम्स का। लॉज बढ़ते जा रहे हैं अपराध के लिए, वो अपनी कहानी है, उनका कोई संबंध नहीं है कि लॉ बढ़ने के कारण ही अपराध ही बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर हमने इन दोनों को साथ में देख लिया और फॉल्स कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन लगा दिया तो हम गलत निष्कर्ष उससे निकालेंगे, जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि कानून कम कर दो अपराध के तो अपराध भी अपने आप कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे सही आंसर है चौथा, यानी फॉल्स कॉज की फैलेसी। गाइस ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगस्त 2024 का क्वेश्चन है और बेसिक्स से है, लेकिन दिमाग घुमा सकता है अगर आपके बेसिक्स अच्छे नहीं हैं लॉजिकल रीजनिंग में। तो देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन में। तो ये मैच ऑफ द कॉलम है और यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हैं, स्टेटमेंट, प्रीमाइस, कंक्लूजन एंड आर्गुमेंट, और यहाँ पे इनके मीनिंग्स दिए हुए हैं। सही मीनिंग सही वर्ड से मिलान करना है, तभी कर पाएंगे जब बेसिक्स क्लियर होगा। तो देख लेते हैं क्या क्या दिया है। यहाँ दिया है अ स्टेटमेंट इन एन आर्गुमेंट दैट इज इंटेंडेड टू बी प्रूव्ड और सपोर्टेड बाय प्रीमाइसेस। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसे प्रीमाइस सपोर्ट करते हैं और जिसे प्रूव किया जाना है, जो एक प्रूव या निष्कर्ष के रूप में निकल करके आता है, वो ये स्टेटमेंट है, इस प्रकार का स्टेटमेंट। अ सेंटेंस दैट कैन बी व्यूड एज ट्रू और फॉल्स, ऐसा वाक्य जो सच या झूठ हो सकता है। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स इंटेंडेड टू प्रूव और सपोर्ट अनदर स्टेटमेंट, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स का ग्रुप, कुछ स्टेटमेंट्स जुड़े हुए हैं आपस में, इंटेंडेड टू प्रूव और सपोर्ट अनदर स्टेटमेंट, जो किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करना चाहते हैं। और चौथा है रीजन व्हाई वी शुड एक्सेप्ट अनदर स्टेटमेंट और कंक्लूजन, एक कारण कि हमें किसी दूसरे स्टेटमेंट को क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए। अब मेरी बातें जो मैंने बोली वो सब आपको हवा हवाई लगेंगी अगर आपके बेसिक्स नहीं क्लियर हैं, और एक क्वेश्चन में मैं आपके बेसिक्स क्लियर कर भी नहीं सकता, है ना। तो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, यदि आपको पता है क्या है तो बढ़िया है, नहीं पता है तो आपको लगेगा क्या हो रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा, है ना। तो उसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि मैंने यूट्यूब पे भी आपको पढ़ाया है, पहला लेक्चर आप लॉजिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट में देख लो। काफी बच्चे कहते हैं आपके लेक्चर तो ये बहुत पुराना डला हुआ है, तो क्या ये आज भी रिलेवेंट है? हाँ भैया आज भी रिलेवेंट है,
सिलेबस चेंज नहीं होता है, टॉपिक आते जाते रहते हैं, लेकिन जो कोर टॉपिक हैं वो वही रहते हैं और बेस्ट से बेस्ट तरीके से टू द पॉइंट तरीके से मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। खैर क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो सबसे इजी जो समझने में है वो है ट्रू फॉल्स। तो अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो आपको पता है कि जो एक स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन होता है वो ट्रू या फॉल्स होता है, यानी ए का सेकंड होना चाहिए, और उसी से दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे जहां ए का सेकंड नहीं दिया हुआ है। ठीक है जी, ओके। अब हम आते हैं यहां पे। अब बाकी के थोड़े कठिन है समझना, लेकिन थोड़ी कोशिश करते हैं समझने की। तो सबसे पहले फोर्थ देख लेते हैं, रीजन वाई वी शुड एक्सेप्ट अनदर स्टेटमेंट और कंक्लूजन। तो रीजन की बात कर रहे हैं, हमने एजर्शन रीजन पढ़ा है, एजर्शन और रीजन, और हमें पता है कि रीजन जो होता है प्रीमाइस होता है और असर्शन जो है वो कंक्लूजन होता है। तो जो रीजन है बेसिकली वो क्या है, वो प्रीमाइस है, यानी कि बी का 4 होना चाहिए, है ना। तो बी का जब हमने 4 कर दिया तो हमें फाइनल आंसर मिल गया। अब बाकी को वेरीफाई कर लेते हैं। तो सी का दिया है 1, कंक्लूजन का 1, स्टेटमेंट जिसे प्रूव करना है ना, तो प्रूव करना है, इंटेंडेड टू बी प्रूव्ड सपोर्टेड बाय इट्स प्रीमाइसेस, यानी कि जो प्रूव करके बात निकल रही है, यानी कि जो निष्कर्ष निकल रहा है वही तो कंक्लूजन है। और डी का दिया है 3, आर्गुमेंट का दिया है 3। आर्गुमेंट क्या, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स जो कि किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आर्गुमेंट आपको पता है एक स्टेटमेंट तो आर्गुमेंट नहीं बनाता, प्रीमाइसेस होते हैं, कंक्लूजन को प्रूव कर रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं, है ना। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सो गाइस ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, काफी इंटरेस्टिंग है। अगस्त 2024 का ये क्वेश्चन है और बहुत बेसिक से ये क्वेश्चन आया है। ज्यादातर क्वेश्चंस बेसिक से बन रहे हैं और बेसिक्स में भी आपको ऐसा नहीं कि रटा रटाए पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं, पूरा पढ़ना पड़ेगा और फिर आपको समझना पड़ेगा। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप आराम से कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में एक आर्गुमेंट दिया है और इस आर्गुमेंट में आपको ये बताना है कि प्रीमाइस क्या है और कंक्लूजन क्या है। तो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है अपने लेक्चर्स में, अगर नहीं देखा है तो यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, पहला लेक्चर लॉजिकल रीजनिंग का आप देख लेंगे तो सारे बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या दिया है आर्गुमेंट। यहाँ लिखा है, यू नो हाउ आई नो एनिमल्स हैव सोल्स। क्या तुम्हें पता है कि मुझे कैसे पता है कि जानवरों में आत्मा होती है। क्योंकि ऑन एन एवरेज, क्योंकि जनरली या औसतन, द लोवेस्ट एनिमल इज लॉट नाइसर एंड काइंडर देन मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। क्योंकि जानवर जो होते हैं इंसान से भी ज्यादा अच्छे और दयालु होते हैं, प्यारे होते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है उस वीडियो में कि अगर आपको पैटर्न समझना है तो दो वर्ड्स आपको ढूंढने हैं, या तो देयरफॉर या तो बिकॉज। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें बिकॉज दिखाई दे रहा है, तो बिकॉज के बाद आता है हमारा प्रीमाइस और बिकॉज से पहले आता है हमारा कंक्लूजन। सिंपल सी बात है। तो ये पैटर्न है, ये आपको समझ लेना है। तो अब बिकॉज के बाद लिखा है क्या, कि एनिमल्स नाइसर और काइंडर होते हैं ह्यूमन बीइंग से भी ज्यादा। तो यहां पे आप देख लें, जैसे यहां लिखा है प्रीमाइस, लोवेस्ट एनिमल इज लॉट नाइसर एंड काइंडर देन मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स दैट इनहेबिट दिस अर्थ। अब देखो बहुत सारी फालतू चीजें लिखी हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। आपको ये सब पढ़ते समय मेन पॉइंट निकालना होता है, जो कि है कि जानवर नाइसर होते हैं। तो प्रीमाइस ये हो जाएगा बिकॉज के बाद, क्योंकि लिखा है कि जानवर नाइसर होते हैं, और पहले क्या लिखा है, जानवरों में सोल होती है। तो कंक्लूजन क्या आएगा, एनिमल्स हैव सोल, है ना। तो ये पैटर्न अगर आप समझ लेंगे बिकॉज या देयरफॉर निकाल करके, तो आपको आसान हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे भी ये चीज पढ़ाई हुई है। तो सही जवाब हो जाएगा तीसरा, ए और ई। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, जून 2024 में ये क्वेश्चन आया है। Which fallacy is committed in the following statement? अब स्टेटमेंट देखते हैं। People with cases of flu should be kept in quarantine because it has never been disproven as the best means keeping the disease from spreading. कह रहा है कि जिन लोगों को भी फ्लू या सर्दी जुकाम हो जाता है उन्हें क्वारंटाइन में रखना चाहिए। क्वारंटाइन का मतलब है कि उनका कनेक्शन सबसे काट देना चाहिए और एक अलग जगह पे उनको रखना चाहिए, क्योंकि इसे सिद्ध नहीं किया जा सका है कि जो सबसे बेस्ट साधन है
इस डिसीज को बढ़ने से रोकने का वो क्या है। कह रहा है कि अभी तक ये प्रूव नहीं किया जा सका है कि जो फ्लू है उसकी बढ़त रोकने के लिए हम क्या करें, ये अभी प्रूव नहीं किया जा सका है, इसलिए क्वारंटाइन बेस्ट तरीका है। अब आप अगेन पैटर्न देख रहे हो कि जब भी हमें अज्ञान है, इग्नोरेंस है, कोई बात हमें ज्ञात नहीं है, तो उस जगह पे हम कोई नया कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। हम कह सकते हैं हमें नहीं पता क्योंकि प्रूव नहीं किया गया। लेकिन अगर आपको एग्जाम में ऐसा कुछ दिया है कि ये चीज प्रूव नहीं की जा सकी है या हमें इसके बारे में नहीं पता है, और नहीं पता होने के बावजूद भी एक नया कंक्लूजन निकल करके आए, एक नई सलाह निकल करके आए, तो वहां पे जो फैलेसी होगी वो कहलाएगी अपील टू इग्नोरेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। सो गाइस, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, दिसंबर 2023 से, और ये हमारा फैलेसी का क्वेश्चन है। आइए समझते हैं, पूरी कहानी पढ़ते हैं और समझते हैं कि कौन सी फैलेसी जो है यहाँ अप्लाई हो रही है। तो समझते हैं क्या लिखा हुआ है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज इंडिस्पेंसिबल टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस बिकॉज इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैन ओनली बी अचीव्ड बाय मींस ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। क्या कह रहा है कि अगर पॉलिटिकली स्टेबल होना है तो क्या जरूरी है, इकोनॉमिक ग्रोथ समाज की बहुत जरूरी है। रीजन क्या दे रहा है, कह रहा है क्योंकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप सबको पता है आर्गुमेंट में प्रीमाइस कंक्लूजन को हम अलग अलग करते हैं बिकॉज या देयरफॉर से। तो आप देख सकते हो यहाँ बिकॉज लिखा है, यानी कि आर्गुमेंट असर्शन रीजन के फॉर्म में है। अब यहाँ पे अगर आप पहला स्टेटमेंट पढ़ो और इसके बाद का रीजन पढ़ो, बिकॉज के पहले बिकॉज के बाद, तो सेम ही बात है ना, उल्टा करके लिख दिया केवल। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए इकोनॉमिक प्रोग्रेस चाहिए क्योंकि इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। यानी कि आप इसको ऐसे भी कह सकते हो शॉर्ट में, प्रीमाइस इक्वल्स टू कंक्लूजन, कुछ नया निकल के नहीं आ रहा है। और जब ऐसी फैलेसी होती है तो उसका नाम याद कर लो अगर आपको नहीं आता और आपने मेरे से पढ़ा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ये फैलेसी कहलाती है बेगिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर तो मिला ही नहीं, जो प्रीमाइस में है वही कंक्लूजन में भी है, दोनों बातें बराबर ही है, कुछ नया निष्कर्ष निकल के नहीं आया, तो इसे हम कहते हैं बैगिंग द क्वेश्चन, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। सो गाइस, आइए देखते हैं, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, फैलेसी का क्वेश्चन है, पूरी कहानी लिखी है, प्रैक्टिकल बिल्कुल, हर बार नई नई कहानियां आती हैं और बहुत मजा भी आता है इनको सॉल्व करने में। तो ये देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। लिखा है आइदर यू लेट मी गो टू लास वेगस फॉर अ वेकेशन और आई विल बी मिजरेबल फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, है ना। कह रहा है या तो तुम मुझे लास वेगस भेजो मेरे छुट्टियों के लिए, या तो ये ऑप्शन है आपके पास, या फिर मैं सारी जीवन दुखी रहूंगा, अपने अपने पूरे जीवन में दुखी रहूंगा। आई एम श्योर यू डोंट वांट टू सी मी मिजरेबल, सो यू हैव अ क्लियर डिसीजन टू अलाउ मी टू गो फॉर अ वेकेशन टू लास वेगस। और मैं इस बारे में निश्चित हूं कि भाई आप मुझे जीवन भर दुखी तो नहीं देखना चाहेंगे, तो आपके पास एक ही चॉइस है और वो चॉइस है कि आप मुझे लास वेगस भेज दें छुट्टियों के लिए। कौन सी फैलेसी है यहाँ पे? यहाँ पे फैलेसी है ड्यूअल ऑप्शन की, दो ऑप्शन की, जिसको हम फाल्स डिलेमा भी बोलते हैं या फाल्स डिकोटोमी भी बोलते हैं। कभी कभी हमारी सोच इतनी लिमिटेड हो जाती है कि हम तीसरा ऑप्शन सोच ही नहीं पाते और दो चीजों में फंस के रह जाते हैं। या कभी कभी हम दूसरों को जज करते हैं कि अगर वो एक चीज को सिलेक्ट करते हैं, प्रेफर करते हैं, तो हम उनके बारे में कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि ये बी चीज से नफरत करते होंगे, है ना। तो इस प्रकार से होती है फाल्स डिकोटोमी। जैसे मान लीजिए कई बार पॉलिटिक्स में देखा जाता है, मान लीजिए एक पार्टी है उसका नाम है ए और दूसरी पार्टी है उसका नाम है पार्टी बी। अगर कोई बोलता है कि भाई मैं इस पार्टी को नहीं पसंद करता हूं, है ना, मैं इस पार्टी को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता, तो उसके बारे में अजम्पशन लगा लिया जाता है कि हाँ भाई ये तो इसी पार्टी का होगा, है ना। तो ये क्या है, ये भी एक प्रकार की फैलेसी है, फाल्स डिलेमा या फाल्स डिकोटोमी की। ऐसा पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स को ही ना पसंद करता हो, वो इसको भी ना पसंद करता हो और वो इसको भी ना पसंद करता हो, लेकिन जनरली यदि कोई व्यक्ति बोलता है कि अरे ये मैं इसको नहीं पसंद करता, तो फाल्स डिलेमा हमारे दिमाग में लिमिटेड ऑप्शंस जो हैं वो ये बोलते हैं कि नहीं भाई फिर तो ये इसी पार्टी का व्यक्ति है ना। ऐसा आपने बहुत चीजें देखी होंगी, पॉलिटिक्स में सब चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। तो खैर क्वेश्चन पे वापस आते हैं, यहाँ पे भी यही एक लिमिटेड चॉइस दी जा रही है कि या तो मैं जीवन भर दुखी रहूं या तो मैं लास वेगस छुट्टियों में जाऊं। तो आप मुझे दुखी तो नहीं देखना चाहेंगे, आपके पास एक ही चॉइस बचती है कि मुझे अलाउ करें
अपनी छुट्टियां लास वेगास में बिताने के लिए, है ना। तीसरी चॉइस ऐसा दिखाया जा रहा है कि और कोई है ही नहीं, तो खैर यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन फॉल्स डिकोटोमी या फॉल्स डिलेमा हो जाएगा। सो गाइज आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, काफी सारे क्वेश्चंस और जो कंसेप्ट्स है वो आपके क्लियर हुए होंगे इस वीडियो से। तो जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया कि भाई हमारा जो फुल कोर्स है वो अवेलेबल है हमारी पेड ऐप और वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी मिलते हैं, उसी जगह पे लेक्चर्स भी मिलते हैं, साथ में ही अगर आप चीजों को देखते हुए चलते हैं तो आपका रिवीजन काफी अच्छे तरीके से होता है, सब कुछ एक पेज पे आपको मिलता है। इसमें 20 से ज्यादा लेक्चर्स फ्री हैं, तो वो डेमो के रूप में आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एग्जाम से पहले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अलग अलग सेक्शन के क्वेश्चंस बार बार लगाना चाहते हैं, अलग अलग ईयर से मिक्स होकर के क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं या बिल्कुल ईयर वाइज अलग लगाना चाहते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पे 100 से ज्यादा क्वेश्चंस डेमो के रूप में दिए हैं। क्या काम करता है, कैसे काम करता है, अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही पेमेंट करें। और कुछ भी आपको यदि पूछना है तो ये जो नंबर है इस पे चैट जरूर से कर दें, ताकि जो भी वीडियो ट्यूटोरियल है या जो भी गाइडेंस है वो आपको मैसेज और वीडियो और ऑडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, तो चलो गाइस अभी के लिए इतना था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।